अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मेरे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर एम इब्रार होंगे, जो कि अली इजाज़ लवर क्लब के चेयरमैन हैं। हम लोग मियानी साहब कब्रिस्तान में आए थे, मुख्तलिफ कब्रें की हैं, उनके बारे में डॉक्टर एम इब्रार बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है मिर्जा साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। हाँ जी, बस अल्लाह की रहमत, फर्स्ट क्लास। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ, ये जो हमारे लेजेंड्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, हम चाहते हैं कि ये लोग याद रहें, इनका काम याद रहे, फिर इनका काम जो है वो लोग उसको फॉलो करें। देखें, अभी जो है 27 अक्टूबर हमारी जो है वो एक बड़ा अफसोसनाक दिन लेकर आई कि अभी उसमें जो है वो हमने ताफ़ो साहब को मनो मिट्टी दफन किया। फिर 27 अक्टूबर ही को हमारी एक बहुत बड़ी अदाकारा थी, मलका जज्बात उन्हें कहा जाता था, उर्दू फिल्मों की वो मलका थी। उनका नाम था नैयर सुल्ताना। नैयर सुल्ताना की 32वीं बरसी, 32 साल हो गए। वो 27 अक्टूबर 1992 को उनका इंतकाल हुआ। वो उनका जो स्टार्ट है, वो जो फिल्म आप देखें करतार सिंह, उसमें जो कितना खूबसूरत गाना है कि वीर मेरा घोड़ी चढ़िया, वो वीर मेरा घोड़ी चढ़िया नैयर सुल्ताना के ऊपर पिक्चराइज हुआ। फिर नैयर सुल्ताना की बहुत सी फिल्में हैं। सहेली बहुत खूबसूरत फिल्म है। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। फिर इनकी घूंघट एक फिल्म आई थी, वो घूंघट बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी। वो ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने उसको कंपोज किया था, म्यूज़िक को वही उसके डायरेक्टर थे। तो उसमें उनका बड़ा वो उषा रानी का करेक्टर था। वो इतना शानदार उन्होंने करेक्टर निभाया कि उन्होंने कमाल कर दिया। फिर ये तो है ना थोड़ा सा कि वो हीरोइन के तौर पर, लेकिन जब वो माँ बनती हैं, वो फिल्म थी हमारी एक हबीब साहब की, उसका नाम था औलाद। औलाद में यंग टू ओल्ड इनका था, और वो हबीब साहब की बेगम होती हैं और वहीद मराद की वो माँ होती है। और वो इतनी खूबसूरत फिल्म है, मैं आपको बता नहीं सकता। हमारे जो नाजरीन है यकीनन वो फिल्म उन्होंने देखी होगी। तो वो बड़ी खूबसूरत फिल्म थी वही साहब की, वो पहली फिल्म थी। और उसके बाद उसमें उनका यंग टू ओल्ड करेक्टर था, शानदार करेक्टर। और जब वो बीवी बनी है हबीब साहब की, शानदार उनकी अदाकारी थी। और जब वो माँ बनती है वही मुराद की, तो वो तो इंतहा हो जाती है। इनकी फिल्म थी एक बहिश्त, जिसमें उन्होंने अपनी नेचर से उलट काम किया। उसमें एक सख्त सास का किरदार था। वो निशों के ऊपर बड़ी पाबंदियाँ लगाती हैं, बड़ी सख्तियाँ करती हैं, और वो बड़ी शानदार उनकी फिल्म थी। फिर और चलते चलते आप देखें कि इनकी और भी बेशुमार ब्लॉकबस्टर फिल्में, जिसमें जो है वो इन्होंने बड़े शानदार किरदार अदा किए। तो ये एक वर्सटाइल अदाकारा थी, जो जवानी में हीरोइन करती रही हैं। फिर उसके बाद जो है वो मलका जज्बात के तौर पर जो है वो उनके सामने आई। इनकी एक फ़िल्म आई थी हबीब साहब की प्रोडक्शन में, हार गया इंसान। हार गया इंसान में ये तारिक अज़ीज़ की बीवी बनती है, और ये असलम परवेज़, नदीम और हबीब की माँ होती है। उसमें इनका काम जो है वो देखने वाला है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपका चैनल जो है वो एक इन्फॉर्मेशन देता है आने वाली नस्ल को, कि हमारे ये जो लेजेंड थे जो काम करके, और इस वक्त जो है वो बरसों हो गए वो अब्दी नींद सोए हुए हैं। आप उनकी कब्रों पे जाते हैं, उनकी कब्रों पे जाकर आप प्रोग्राम करते हैं, हम लोगों को आप बुलाते हैं। हमारे पास जितनी मालूमात होती हैं हम वो मालूमात देने की कोशिश करते हैं। आप तो डॉक्टर साहब इंसाइक्लोपीडिया, जैसे मैं अक्सर कहता भी हूँ। और अभी आपने जैसे बात की नैयर सुल्ताना की, मलका जज्बात भी, मेरे अचानक सवाल आया ज़हन में, इनका जो असल नाम था वो तो तैयबा इशरत था। इसी तरह अगर इनकी जिस खानदान में शादी हुई, वो सैयद बरादरान बड़े मशहूर थे अपनी खूबसूरती के लिहाज से, उनके नाम भी अक्सर लोग, जो नई नस्ल अगर बात की जाए तो वो ये समझते हैं शायद दर्पण, संतोष है, ये कोई हिंदू नाम है। उनके भी नाम तो और थे। तो इस हवाले से ये क्या आप समझते हैं बड़ी वजह क्या होगी कि फिल्मी नाम और हैं लेकिन हकीकत में असल नाम जो हो रहा है? और जो रिसर्चर भी खास तौर पे अगर हम लोग इस फील्ड की बात करें, कब्रिस्तान की जो हमारे मशाहीर हैं, वो अक्सर हम लोग जाते हैं। आप तो जैसे आपने वो फिल्में देखी हुई हैं, असल नाम भी आपको पता है, लेकिन अक्सर घर के नाम जो वो कदमों पे लिखे होते हैं, फिर वो ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि गोरकन को भी नहीं पता होता।
असल में ये ना, ये उस वक्त ट्रेंड था जब जो है वो स्वर्णलता हमारी हीरोइन थी, उनका नाम जो था वो यानी यानी जो हिंदू नाम होते हैं उसके ऊपर उनका नाम था वो। हालांकि उनके जो हस्बैंड है उनका नाम नज़ीर था, लेकिन उनका नाम जो है स्वर्णलता था। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सिनेमा एक था, यानी जो पाकिस्तान में फिल्म लगती थी वो हिंदुस्तान में भी लगती थी, जो हिंदुस्तान में लगती थी वो पाकिस्तान में भी लगती थी। इसलिए जो पाकिस्तानी अदाकार थे उन्होंने अपने नाम इसलिए रखे कि वो हिंदुस्तान में भी देखे जाएं। इसीलिए ये मूसा रजा इनका नाम था, संतोष का, और इशरत अब्बास नाम था दर्पण का। तो ये नाम इसलिए रखे गए कि जो है वो इंडिया जो है वो उनको देखें। इस तरह हमारे एक राइटर थे सिक्केदार, तो वो भी इसीलिए नाम सिक्केदार रखा गया ताकि जो है वो क्या है हिंदुस्तान देखें। और वो अक्सर ब्राह्मण का, वो जो बोधी वाले करेक्टर नहीं होते, जी जी बोधी वाले ब्राह्मण का करेक्टर बिल्कुल वो जनाबली किया करते थे। उनकी आप फिल्म देखें मलंगी, तो आपको जो है वो पता चल जाएगा। तो इस तरह ये था उस वक्त ट्रेंड कि इसलिए जो है वो के नाम रखे जाते थे। फिर एक और ट्रेंड बना कि सिंगल सिंगल नाम रखने शुरू हो गए कि भाई अच्छा एक नाम, अच्छा एक जैसे अकमल, जी अजमल, हबीब, सुधीर, सलोनी, बिल्कुल नगमा, बहार, वाह कि वाह ताकि ये जो है ना फिल्म बिनों के मुंह पर फौरी चढ़ जाए। तो वो बड़े नाम जो थे वो ज़रा दिक्कत होती थी। मुनव्वर शरीफ हालांकि बड़ा नाम है, लेकिन वो नाम था दो नामों का मजमुआ, लेकिन वो लोग उनको मुनव्वर साहब कहते थे, मुनव्वर साहब। इस तरह अली एजाज साहब का नाम भी दो नामों का था, तो वो जो है वो कि इनको जाजी कहते थे। तो वो फिल्म बीन चाहता है कि भाई जल्दी जल्दी मैं बात करूं, तो वो मुख्तसर नाम जो है वो क्या है वो हुआ करते थे। ये भी एक ट्रेंड रहा है। अच्छा सैयद बरादरान की तो खूबसूरती जैसे वो बड़े बहुत खूबसूरत है। मैं अक्सर वाकई जब उनकी बरसी पे प्रोग्राम किया तो मैंने बताया भी, हमारे पंजाबी के एक बहुत बड़े शायर हैं मुनीर न्याजी, जी जी जी, उनका दावा था कि पाकिस्तान में सिर्फ 3 लोग ही खूबसूरत हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक क्या कहते हैं संतोष कुमार, हाँ जी। दूसरे वहूद और तीसरे फजल महमूद जो क्रिकेटर थे। वो ओवल के हीरो, तो उनके वो बारे में आप क्या कहेंगे? सर ओवल के हीरो, वो मेरी इत्तेफाक से ये है कि जिस दिन मेरी सालगिरह होती है जी जी उस दिन उनकी बरसी होती है। वो मेरे आइडियल थे, मेरे वालिद साहब के भी वो आइडियल थे। मेरे वालिद साहब जो हैं वो घर में वो जो ट्रांजिस्टर लेकर आए थे, तो वो ये कमेंट्री सुनने के लिए लाए थे। कुछ लोग तो होते हैं ना यानी गाने सुनने के लिए लाते हैं। तो फजल महमूद साहब की जो यानी क्रिकेट होती थी उसकी कमेंट्री सुनने के लिए वो रेडियो जो है वो लेकर आए। फिर हमारे एक फरासत बुखारी साहब थे, वो बहुत बड़े शायर थे और हमारे बड़े प्यारे दोस्त थे। बिल्कुल बिल्कुल वो फरासत, मैं आपको रोकूंगा, फरासत बुहारी साहब के लिए मैं खसूसी तौर पे कहूंगा, सबके लिए ही, हमारे तमाम ही हीरो हैं उनके लिए फातह खानी करें। वो बड़े हमारे प्यारे लाहौर के साथी थे, और वो कोई भी किसी की सालगिरह होती थी, कोई बरसी होती थी, तो वो अपने पास से जेब से, मैंने खुद देखा है, चशमदीद गवाऊं, बिल्कुल जेब से केक लाकर काटा करते थे। और दोस्तों को तकरीब ना भी हो तो कहीं पे भी 10-12 दोस्तों को बुला लिया करते थे और वो उसका इनकाद किया करते आप थे। देखे ना कि 30 तारीख को, 30 मई को मेरी सालगिरह है और उसमें फंक्शन होता था। 30 मई को ही फजल महमूद साहब की बरसी, तो ये दोनों इवेंट करते थे। ये मेरी सालगिरह से होकर तो बरसी पे चले जाते थे, या बरसी से होकर मेरी सालगिरह पे आ जाते थे। ये कितना बड़ा आदमी था ये, यानी ये दोनों इवेंट जो है वो मिस नहीं करते थे। तो मैं कहता हूँ कि फरासत जैसा बंदा कहाँ पैदा होना है। हमने उनके ऊपर प्रोग्राम भी किया बिल्कुल और उनके बेटों ने बड़ा पसंद किया। उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं है हमारा वालिद जो है वो इतना बड़ा आदमी था। तो मैंने कहा अभी तो वो ये 10-15 मिनट की हमने बातें की हैं, ये तो फरासत के ऊपर तो इतनी बातें हो सकती मिर्जा साहब अच्छा, कि वो बिल्कुल कमाल इसी है। तरह ही है। अब आप वो व्लॉग में यही होता है कि बात के अंदर से बात निकलती है। और फिर डॉक्टर साहब की तो कई लोगों के साथ खुद मुलाकातें नहीं लाहौर में, क्योंकि ये कई प्रोग्राम सिर्फ एक लवर्स क्लब के नहीं, अली इजाज के, उसके अलावा भी कई तंजीमों के मेंबर हैं। तो वो मेरे जेहन में बात आ रही थी जो आपने बात की, कि मुझे अब मैसेज आते हैं ना, मेन मकसद भी यही था कि हम अपने कोई भी, हमारा वो कोई क्रिकेट की फील्ड का है, कोई एजुकेशनलिस्ट है, या कोई भी, हम अपने हीरोज़ को भूले नहीं है। वो कई वक्ती तौर पर कह लें कि इदारे भी नहीं भूलते, चाहे वो हम लोग गिला ज़रूर करते हैं कि शायद गवर्नमेंट ये नहीं कर रही। वो ज़ाहिर बात है, अपनी अपनी वो गहमा गहमियाँ हर एक इंसान को अपनी पड़ी। तो वो जब मैसेज करते हैं लोग ना कि आपने हमारे वालिद को याद किया, वालदा को, तो वो लोग बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। तो वो हमारे लेजेंड्स हैं, हम लोग उन्हें यकीनी तौर पर याद रखेंगे। कुतब भी लिखी जाती हैं, फिर डॉक्टर साहब जैसे लोग भी मौजूद हैं जो इतनी एफर्ट
कर रहे हैं। हाँ नहीं बिल्कुल, आपने जब वो नन्ना साहब की थी वीडियो, जी तो वो उनके बेटे ने देखी। जी। तो वो उधर से बाहर से लंदन से वो उसने हमारे एक आमर फारूकी साहब हैं, उनके साथ रब्ता किया और उसने कहा जब मैं आऊँगा पाकिस्तान तो मैं मिर्ज़ा साहब से मिलूँगा, डॉक्टर साहब से मिलूँगा। तो हम इंशाल्लाह ताला एक वालिद साहब के ऊपर जो है कोई प्रोग्राम रखेंगे। तो आप ये देखें ना कि ये कितनी बड़ी बात है कि इतने बड़े लोग जो अब नन्ना साहब को गए देखें, 1986 में उनका इंतकाल हुआ था। अब 1986 38 साल हो गए उनको दुनिया से गए, और आज भी वो अली आज़ाद नन्ना की जोड़ी जो है वो लोग जो हैं वो अपना याद रखते हैं। अब कभी यूट्यूब पे देखें अली आज़ाद नन्ना की जोड़ी की जितनी फिल्में हैं उतने आप व्यूज़ देखें, उनके लाइक्स देखें, आप हैरान रह जाएंगे इतनी फिल्में जो हैं उनकी देखी जाती हैं। नन्ना साहब की बात करते करते अगर अली आज़ाद साहब का तस्करा ना किया जाए तो बड़ी ज़्यादती होगी। हम्म, अली आज़ाद मेरे उस्ताद भी थे अच्छा। और मैं उनसे बड़ा मुतासर था। मैं 8वीं जमात में पढ़ता था जब मैंने उनकी शोहरत जवाई फ़िल्म देखी, तो मैंने कहा भई यही बनना है। हम्म। तो बहरहाल वो फिर एक्टिंग शैक्टिंग छोटी-छोटी शुरू कर दी उस वक़्त। लेकिन वो फिर ये हुआ कि बाकायदा 84 में मैंने रिव्यू लिखने शुरू कर दिए अली आज़ाद साहब की फ़िल्मों पर, हम्म। और वो मैं उजाले में देकर आता था। वो मैगजीन जो सालाना मैगज़ीन जी। अख़बार उजाला। और एक दिन वो जो डेस्क पर जो साहब होते थे, तो उनको मैं जब वो देकर आया मसवदा, तो उन्होंने कहा यार वो किसी दिन अबरार साहब ने तो लेके आ। यानी वो समझता था कि ये बच्चा है, हाँ, तो वो कोई लेकिन और वो है। ये जो इतनी पुख्ता तहरीरें हैं, एक फ़िल्म का रिव्यू पूरी फ़िल्म है और उसका आप तबसरा कर रहे हैं, हम्म। तो वो मेरी उस वक़्त 18-19 साल उम्र थी। तो वो फिर मैं अली एजाज साहब से मुतासर था बड़ा, मैं फिर अली एजाज साहब का शागिर्द हो गया। लेकिन वो फिर मेरे दादा अंजुम रुमानी, उनको पता चला, जो मेरे दादा के कज़न थे उनको पता चला, उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा ये शायरी की तरफ आओ। फिर मैं शायरी की तरफ आ गया। फिर उसके बाद जो है वो उससे पहले कंपेयरिंग, फिर शायरी। फिर जब अली एजाज साहब को ना अटैक हुआ फालिज का, तो उन्होंने एक बड़ा खौफनाक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा है कि जी मैं अपने ये 500 अवार्ड जो हैं ये अल्फला चौक में उनको जलाकर खुदकुशी कर लूँगा। तो वजह ये थी कि वो 16 लाख रुपया कोई एनटीएम ने उनका देना था, और फिर उसके साथ साथ जो है वो एक फ्लैट था उसके ऊपर कब्जा हुआ हुआ था। तो वो ये बड़े परेशान थे, तो उसी परेशानी में उनको ये फालिज हुआ। तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को पता चला, वो उन्होंने फिर वो रकम का भी इंतज़ाम किया और फ्लैट भी उनको जो है वो लेकर दिया है। लेकिन अली एजाज साहब ना फालिज की वजह से बहुत उनका चेहरा बिगड़ गया था। अब हम ये चाहते थे कि ये वापस आएँ अपने काम में। तो फिर हमने अली एजाज लवर्स काउंसिल की बुनियाद रखी। उसका मकसद ये था कि अली एजाज साहब को वापस जो है इस फील्ड में लाया लाया जाए। जाए। उसमें हम कामयाब भी हुए। मोइन अख्तर बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने एक सीरियल शुरू की थी अमेरिका चलो। तो अमेरिका चलो में फिर वो अमेरिका लेकर गए अली एजाज साहब को, और वो विज़िट जो है, वो दौरा इतना अच्छा हुआ कि काफ़ी हद तक अली एजाज साहब की जो सेहत थी वो अच्छी हो गई, और उनका जो चेहरा था वो भी बेहतर हो गया। फिर उन्होंने बाद में फ़िल्में भी की, नशा जवानी था। फिर वो एक बहुत बड़ा सीरियल अकबरी असगरी वो उन्होंने किया। फिर उनकी एक फ़िल्म थी शहज़ाद रफ़ीक साहब की, परवेज़ कलीम साहब ने लिखी थी, मोहब्बतें सच्चियाँ, वो उन्होंने की। यानी वो वापस समझ लें कि हम उसमें कामयाब हो गए। फिर उनका एक सोच थी कि यार मैं एक ओल्ड होम बना लूँ। फिर वो उसमें थोड़ा-सा मसरूफ़ हो गए, लेकिन वो उनकी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सका क्योंकि वो गलत बंदों के हत्थे चढ़ गए थे। वो बंदे जो हैं वो उनको बेचते रहे। तो इस तरह वो उनको बड़ा दुःख भी हुआ कि मेरे नाम पर वो कोई इन्होंने कोई बनाई थी अली फाउंडेशन, और अली फाउंडेशन की कई वेबसाइट थी, और जो वहाँ अली एजाज के नाम से जो है वो पैसे देते थे, और वो अभी भी ये सिलसिला जो है वो जारी है। ये लोग जो हैं वो बाज नहीं आते। आज भी अली एजाज के नाम से जो है वो लोग जो हैं वो फंड इकट्ठा कर रहे हैं। हालांकि वो जो ज़मीन थी वो अब ज़मीन वो जो थे बंदे
जिस बंदे ने दी थी वो मर गया, उसकी औलादों ने वो दोबारा कब्जा कर लिया है। लेकिन अभी भी वो ओल्ड होम की वेबसाइटें चल रही हैं। आपकी ये वीडियो की तवज्जो से ही मेरी जो है वो जो मुक़्तदर हल्के हैं उन पैमरा को ख़ास तौर पर, कि ये जो अली फाउंडेशन के नाम से जो वेबसाइटें चल रही हैं, या जो अली एजाज ओल्ड होम के नाम से वेबसाइटें चल रही हैं, उनका नोटिस लिया जाए। अच्छा, ये मेरे ज़हन में है, मैं आपके साथ ही उनकी कब्र पे गया था पहली दफ़ा। वो मतलब सैयद बरादरान से, सैयद ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ जी, था जी, जी। और बहुत बड़ा वो उनके वालिदैन का मकबरे भी और वो साथ बाकी अफ़राद के भी भाइयों वग़ैरह की कब्रें थी। तो वो एंड पे ये वीडियोज़ भी बड़ी वायरल हुई, वो इस पे चलता भी बड़ा नेगेटिव कमेंट ही चलते रहे काफ़ी ज़्यादा कि शायद वो खुद भी इमदाद लेना चाहते हैं या ऐसी चीज़ें। लेकिन वो फ़ाइनेंशियली तो ठीक नहीं थे मेरे ख़्याल से। फ़ाइनेंशियली बिल्कुल ठीक थे। देखेंगे 2018 में उनका इंतकाल हुआ, हुँ, हुँ। ठीक है? और 2017 में नवाज़ शरीफ साहब ने एक ख़ास फंड कायम किया था, ठीक है? और उसकी हेड थी ज़ेबा बेगम। अलीजा वो नहीं, एक जो आर्टिस्ट घर बैठ गए हैं या जो बीमार हैं, जी, जी। वो करोड़ों रुपए का फंड था अच्छा, और उसको हेड कर रही थी ज़ेबा बेगम। तो उसमें एक एप्लीकेंट जो है वो अली एजाज साहब भी थे। अच्छा। तो 2017 में 50 लाख रुपया उनको मिला था और वो 50 लाख से फिर उन्होंने कोई अपने जो कर्जे वर्जे थे वो उतारे। फिर अली एजाज साहब सियाने बंदे थे, ये तो ऐसे ही वो एक इंटरव्यू हुआ, वो इंटरव्यू भी ज़ोर ज़बरदस्ती से उनसे लिया गया। उनको समझ लें कि वो एक वाक़या याद कराकर तो वो सेंटिमेंट्स करके उनको वो इंटरव्यू किया गया। इनका अकाउंट था, ये जो मरकज़ कौमी बचत है, अच्छा। उसमें इनके पैसे थे। जहाँ से इनको मुनाफ़ा आता था उससे ये बड़ा अच्छा अपना इनके करते थे, गुज़ारा करते थे। सिर्फ़ मसला सिर्फ़ ये था, चूँकि ये कमज़ोर हो चुके थे, ये गाड़ी नहीं चला सकते थे, तो हुँ। इनके बच्चे सिर्फ़ ये कहते थे कि अब्बा जान आप गाड़ी ना चलाया करें, गाड़ी ना लेकर जाया करें। फिर वो ये पैदल निकलते थे, तो पैदल फिर इन्हें प्रॉब्लम होती थी, हुँ, हुँ। वो रिक्शा ढूँढने में या टैक्सी ढूँढने में। यानी ये घर बैठना नहीं चाहते थे, ये चाहते थे मैं दोस्तों में मिलूँ। ये 2015 में इन्होंने एक अपना दफ्तर बना लिया था एवर्न्यू स्टूडियो के बिल्कुल सामने। हुँ, हुँ। मैं कहा आप इधर एवर्न्यू स्टूडियो के अंदर क्यों नहीं बनाया दफ्तर? कहते नहीं यार मैं अंदर नहीं जाना चाहता, मैं बाहर ही भेजना चाहता। वो एक ऊपर था छोटा सा वो जो होती है एक समझ लें खिड़की, ठीक। खिड़की वो खोल कर है ना वो स्टूडियो देखा अच्छा, वो करते थे। देखते थे, ठीक, वो ठीक। देखते थे, कहते मैं ये आता-जाता देखता हूँ कि ये शान आ रहा है, ये मोहम्मद राना आ रहा है, तो मैं इतने में बड़ा खुश हूँ। तो वो अली एजाज साहब असल में सैयद ख़ानदान जो सोहरवर्दी सिलसिला है हुँ, हुँ। और पीर कलंदर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये सोहरवर्दी सिलसिला के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इनके वहाँ गए थे, वहाँ पर उर्स होते हैं बड़े-बड़े, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और असल में हुआ ये था कि अली एजाज साहब की दोस्ती थी मुनव्वर ज़रीफ़ से और वो ज़रीफ़ को देखा करते थे, हुँ, हुँ। ज़रीफ़ को वॉच किया करते थे। ज़रीफ़ जो थे वो मुनव्वर ज़रीफ़ के बड़े भाई थे। तो वो जो उनकी छू मंतर फ़िल्म ये वो इस तरह की जो फ़िल्में उनकी लगी, इतना-इतना रश होता था, तो वो कहते थे यार ऐ बनना है। हुँ, हुँ। मुनव्वर भी कहता था ऐ बनना है। और ते वो भी अली जा अली रहे हैं। एजाज साहब भी, वो फिर शाह साहब जो थे ना, इनका जो नाम था कलंदर अली शाह, वो मना करते थे कि तुम मुनव्वर के साथ ना फिरा करो। हुँ, फिर वो ये हुआ कि 1958 में उनका इंतकाल हो गया, हुँ। इनके वालिद का, अली एजाज साहब के वालिद का। फिर इनको थोड़ी-सी आज़ादी मिल गई। इन्होंने वो छुप-छुप कर स्टेज करना शुरू कर दिया। ये नईम ताहिर ने इन्हें पहला स्टेज करवाया 1959 में, हुँ, एक हुँ। तेरे आने से। फिर ये रेडियो चले गए, फिर टेलीविज़न आ गया। टेलीविज़न पे पहला जो ड्रामा था लाखों में तीन, हुँ, कवि कमर चौधरी, अली एजाज, उसमें जो है वो आसिम बुखारी भी थे। यानी उस कास्ट में अब सिर्फ मेरे ख्याल से आसिम बुखारी हयात हैं, बाकी वो सारी कास्ट जो है वो उसमें कोई दुनिया में नहीं है। 1964 में वो ड्रामा हुआ था, हुँ, हुँ। पीटीवी का पहला ड्रामा था। फिर ये 1967 में फिल्मों में आ गए। फिल्मों में जब ये आए तो इनके घर के सामने ही सिनेमा था, वहाँ फिल्म लगी और इनके भाई को पता चल गया, फिर उन्होंने घर से निकाल दिया। वो फिर कोई इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया कि मैं कोई
गलत हरकत नहीं करूँगा, मेरा कुछ स्कैंडल नहीं बनेगा, मैं ये जो खराफात होती हैं उसमें नहीं आऊँगा, मुझे शौक़ है, मुझे शौक़ पूरा करने दीजिए। तो वो फिर इनको इजाज़त मिल गई, इनके भाई ने इजाज़त दे दी, फिर बोली इजाज़त अली इजाज़त हो गई। अच्छा, आप वो इतनी अच्छी बातें कर रहे थे, मैंने आपको हाँ, रोका नहीं, वो काफ़ी लंबी गालबन आपने तकरीबन सारी बातें कर ली। डॉक्टर साहब तो एनसाइक्लोपीडिया हैं, हाँ, चाहे कई दिन लग जाएँ और फिर उनके उस्ताद भी थे। तो मैं बस आखिर में ये बात कहना चाहूँगा, जितने भी ये कोई अदाकार है या कोई भी, मैं अक्सर ये बात ये करता हूँ, अगर किसी ने प्लॉट दे भी दिया या कोई उसकी किसी की मदद कर भी दी, तो वो कोई अपनी जेब से नहीं कर रहा है, इसका हम लोग भी टैक्स देते रहें। हमारा तो छोड़ें, मेरा तो छोड़ें, वो खुद जो अदाकार हैं, जो हमारा सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया के सामने रखते हैं, बेस्ट इन्वेस्टर मैं उन्हें कहता हूँ, वो किसी भी फील्ड से उनका ताल्लुक हो, तो वो कोई उन पे एहसान नहीं है या कोई भी वो चीज़ नहीं, वो खुद भी सारी ज़िंदगी टैक्स देते रहे, जो अब हयात भी हैं वो भी टैक्स देते हैं। देखिए मेरी बात सुने, जितना टैक्स अली एजाज की फिल्मों ने जी दिया है, बिल्कुल, ठीक डेफिनेटली, है, हाँ जी। कितनी बड़ी बड़ी फिल्में उनकी हुई हैं, तो वो अब एक बूढ़ा आदमी है, अब मरीज है, उसकी दवाइयाँ भी हैं, उसका उसने खाना पीना भी है, ठीक है, वो उसके और भी अखराजात हैं, ठीक है, उसका जो घर है उसकी भी कुछ थोड़ी सी यानी बुरी हालत अगर हो हो गई गई है, है, हाँ। तो अगर रियासत जो है हाँ ऐसे बिल्कुल। लोगों के लिए कोई फंड बनाती है तो वो फिर उसका हक है। बिल्कुल ऐसे ही वो है। किसको नहीं मिला, वो नाहिद अख्तर साहबा को भी मिला था, मसूद अख्तर साहब को भी मिला था, हमारे जो मरहूमीन थे उनकी बेवगान को वो मिले। ये एम शरीफ इतना बड़ा नाम है, उनकी बेवा को ये जो इस फंड में से पैसे मिले। मैं समझता हूँ कि ज़ेबा बेगम ने उस फंड की जो मुनसिफाना तकसीम की है ना, ज़ेबा बेगम को उस फंड पर सलाम पेश कर मैं करता हूँ। बिल्कुल। और वो नवाज शरीफ साहब भी चूँकि वो फनकारों इक़्तिदार से में थे। मोहब्बत करते अच्छा, हैं, बिल्कुल। फनकारों से वो बड़ी मोहब्बत रखते हैं, ठीक है, वो खुद जो है वो बुला बुला कर अपने लतीफ़े सुनाते हैं, इनके लतीफ़े सुनते हैं, ठीक है, तो वो जो है ना वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं इनके लिए। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये कुछ अदाकार हैं 10-12 जो अब बूढ़े हो गए हैं, बीमार हैं, तो इनके लिए एक फ़ंड बनाया जाए और उन्हें हैंडसम अमाउंट दी जाए, ताकि ये अपनी ज़िंदगी के अच्छा गुज़र बाकी बसर करें, दिन। हाँ। हाँ, तो ये झूठ है कि जी वो उनको रोटी नहीं मिलती थी, उनको ये नहीं मिलता। वो अपने घर रह रहे थे, सब कुछ उनको मिलता था, हुँ। अपने घर रह रहे थे। सबसे बड़ी बात ये है कि उनके घर से जनाज़ा निकला, हुँ। अच्छा, मैं ठीक है? इससे आपसे हाँ, इख्तिलाफ़ हूँ, जनाज़ा ना भी निकले हाँ, डॉक्टर साहब, घर से भी ना निकले, हाँ, हज़ारों लोग हम लोग देखते हैं एक्सीडेंट में मर जाते हैं या हाँ, और चीज़ें हाँ, देखते हैं। इन चीज़ों का तो इंसान के पास इख्तियार ही नहीं, अगर इंसान के पास हो वो पता नहीं क्या करे। हुँ, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानते हैं कि इंसान के अमाल कैसे हैं। हुँ, अब जैसे आप उनकी एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं, जैसे संतोष साहब की हमने बात की, वो भी सैयद घराना था। हाँ, सही तो कहा, किसी के भी हम लोग इन चीज़ों से तो जज कर ही नहीं सकते कि अगर वो अदाकारी कर रहा है, ये तो एक फ़न है ना, फन वो है। अपना एक, हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है, सर नईम तो वो किसी हाशमी तरह भी। इतना बड़ा नाम है, वो सैयद थे, बिल्कुल, ठीक है? तो आसफ जाह इतना बड़ा नाम है, वो सैयद थे। यानी ये नईम हाशमी या आसफ जाह ये अली एजाज से पहले के बिल्कुल। लोग हैं। जो सैयद शफी मोहम्मद आपके कितने बड़े टीवी के स्टार हैं, वो सैयद थे, मोहम्मद अली सैयद थे। बिल्कुल। तो आप ये देखें ना ये लोगों ने ठीक है उनके अपना अपने शौक थे, उन्होंने अपने शौक पूरे किए। अब इस वक़्त जो है वो कई लोग इस तरह के हैं, हमारे वो कई ऑर्गेनाइज़र सैयद हैं, ठीक बिल्कुल। है? नहीं वो हमारे तो, ये सैयद नूर साहब सैयद हैं, हाँ, वो बहुत ठीक है ना? बड़े, हाँ, बहुत ठीक है ना? बड़ा एक उनकी वो हाँ, गद्दी है, बिल्कुल गद्दी है, बहुत ठीक है बड़ी ना? है, बिल्कुल, इतनी बड़ी गद्दी है शाह अबू अल माली बिल्कुल। रहमतुल्लाह अलैह। तो हम ये जो है ना उनका वो एक अपना मकाम है, ये इनका शौक है, ये बिल्कुल, अपना शौक पूरा कर रहे हैं। हुँ। बिल्कुल। उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब से अगले किसी व्लॉग में फिर बातें करेंगे। हमने जितने भी मरहूमीन के नाम लिए उनके लिए ख़ास तौर पर दुआए मग़फ़िरत कीजिएगा। मुझे और डॉक्टर साहब को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।